हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर जीके का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें 20 कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया था। तो इस वीडियो में आपको 20 और एमसीक्यू देखेंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट रहेंगे, कुछ टफ रहेंगे और कुछ ईजी भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू कंप्यूटर बाय मीन्स ऑफ ए टेलीफोन लाइन। यानी इनमें से कौन सा जो डिवाइस है जो कनेक्ट्स कनेक्ट्स कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर्स को, दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है बाय मीन्स ऑफ ए टेलीफोन लाइन। तो यहाँ पे मोडेम हो जाएगा ना, मोडेम। तो मोडेम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मोडेम का फुल फॉर्म भी याद कर लेना क्योंकि वो भी पूछा जाता है कि मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है कि द नेटवर्क कनेक्टिंग सेवरल नेटवर्क्स इज कॉल्ड। यानी ऐसा नेटवर्क जो बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा, आपको पता ही, इंटरनेट। इंटरनेट नाम ही है इंटरनेट, यानी जो नेटवर्क का नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क का नेटवर्क यानी छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्टेड किया रहता है। तो इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। जो दुनिया में बहुत सारे मतलब इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स है। किसी कॉलेज है वहाँ भी जितने कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, किसी कंपनी है, फैक्ट्री है, वहाँ भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो वो आपस में एक नेटवर्क बना लेते हैं, जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब वो लैन है वो किसी बड़े नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा। इस तरह से दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और इसे ही इंटरनेट बोला जाता है। ठीक है, एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट, जो 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 इंटरनेट है टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करता है एक दूसरे से बीच कम्युनिकेशन करने के लिए ना। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स। जैसा कि बताया, हर जगह छोटे छोटे नेटवर्क है, कहीं पब्लिक नेटवर्क है, कहीं एकेडमिक स्कूल कॉलेज में है, कहीं प्राइवेट नेटवर्क है। वो सभी का एक दूसरे का नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी सभी जो नेटवर्क हैं छोटे छोटे वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो वो नेटवर्क का नेटवर्क को इंटरनेट बोला जाता है। ठीक है ना। तो जैसे कि एक अर्पा नेट का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो अर्पा नेट वाज द नेटवर्क दैट बिकेम द बेसिस फॉर द इंटरनेट बेस्ड ऑन ए कॉन्सेप्ट फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन 1967 में कॉन्सेप्ट पब्लिश हुआ था। अर्पा नेट वाज डेवलप्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द यूएस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक ना, अर्पा। और इसी के लिए अर्पा नेट का फुल फॉर्म हो जाता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ना। एंड एक तो इंटरनेट हो गया। इंटरनेट जितने दुनिया में नेटवर्क कंप्यूटर्स है वो सभी का नेटवर्क इंटरनेट। और इंट्रानेट क्या होता है? तो इंट्रानेट इज ए नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क कंटेंड विद इन एन enterprise that is used to securely share company information and कंप्यूटिंग रिसोर्स अमंग एम्प्लॉयज। यानी कि जो इंट्रानेट होता है किसी कंपनी का जो नेटवर्क हो गया, वो जो कि अपने एम्प्लॉय के बीच इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक ना। ये सोशल नेटवर्क आप तो जानते ही होंगे। सोशल नेटवर्क इज ए सोशल स्ट्रक्चर मेड ऑफ सेट ऑफ सोशल एक्टर्स सच एज इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, सेट ऑफ डायटिक टाइट्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग। यानी इनमें से कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग। यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट कौन सा है कंप्यूटर में? जैसे कि आपको पता ही है कि कंप्यूटर में जो भी है बीट के फॉर्म में स्टोरेज होता है। तो जो बीट है वो सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट हो जाता है। उसके बाद निबल होता है, उसके बाद बाइट होता है, उसके बाद किलो बाइट होता है। ठीक ना। तो मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो जो 4 ऑप्शन है तो इसमें से टेराबाइट है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। 1 टीबी बराबर कितना होता है? 1024 जीबी। 1 जीबी बराबर 1024 एमबी, 1 एमबी बराबर 1024 केबी। ठीक है। तो यहाँ पर जो थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं टेराबाइट इसका हो गया। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि 1 बीट बराबर
एक बिट सिंगल बाइनरी डिजिट होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा। उसी तरह से एक निबल बराबर 4 बिट्स बोल सकते हैं, या हाफ बाइट, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक बाइट में 8 बिट, एक KB किलो बाइट में 1024 बाइट, एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट, एक टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट, एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट, एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट, एक जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट, एक योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट। तो सबसे बड़ा यूनिट अगर पूछा जाए कि जो मेमोरी का है सबसे बड़ा, तो योटाबाइट हो जाएगा। और अगर ऐसे ऑप्शन के अनुसार पूछा जाएगा तो आप देख लेंगे कि जो सबसे इस क्रम में जो सबसे नीचे है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। सबसे छोटा हो जाएगा बीट। ए होस्ट कंप्यूटर दैट वांट्स टू कम्युनिकेट विथ अनदर होस्ट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट रिक्वायर्स द फॉलोइंग टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ। यानी ये कि होस्ट कंप्यूटर दैट वांट्स टू कम्युनिकेट विथ अनदर होस्ट कंप्यूटर, एक कोई होस्ट कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है इंटरनेट पर, तो उसको अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो आपको पता ही है कि इंटरनेट से जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं सभी का एक IP एड्रेस होता है। तो IP एड्रेस से ही उसकी पहचान होती है, ठीक है ना। IP एड्रेस हो जाएगा। IP एड्रेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये होस्ट कंप्यूटर दैट वांट्स टू कम्युनिकेट विथ अनदर होस्ट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट रिक्वायर्स IP एड्रेस टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ। तो जो IP होता है, IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। द एड्रेस प्रोवाइडेड टू ए कनेक्शन, द एड्रेस प्रोवाइडेड टू ए कनेक्शन इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड IP एड्रेस। आप जब भी आप इंटरनेट लगवाते होंगे तो एक IP एड्रेस आपको असाइन किया जाता है ना, तो वो आप पहचान के लिए, ठीक है। इट आइडेंटिफाई द कनेक्शन ऑफ ए कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। IPv4, अभी दो तरह के IP एड्रेस यूज होते हैं, एक 4 बाइट का, एक IPv4, एक IPv4 6। तो जो IPv4 है वह 4 बाइट का होता है। 4 बाइट मतलब कि 32 बिट, और जो IPv6 है वह 16 बाइट का होता है, मतलब कि 128 बिट। तो ये भी पूछा जाता है कि IPv4 में कितने बिट्स होते हैं एंड IPv6 में कितने बिट्स होते हैं, ठीक है ना। बिट्स पूछ लेगा या बाइट पूछ लेगा, तो आप याद रखना। एन IP एड्रेस डज नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क बट इट स्पेसिफाइज ए पार्टिकुलर कनेक्शन इन ए नेटवर्क, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर इन द जनरेशन। यानी ट्रांजिस्टर पर बेस्ड कौन से जनरेशन में कंप्यूटर थे। तो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे वैक्यूम ट्यूब पर थे, और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर पे, ठीक है ना। थर्ड जनरेशन में IC पे, और फोर्थ जनरेशन में मल्टी प्रोसेसर यूज होने लगे थे, फोर्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन में ULSI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह यूज होने लगे। तो यहाँ पर यह कंप्यूटर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर इन द जनरेशन, तो सेकेंड जनरेशन हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब होते थे यूज। और फर्स्ट जनरेशन का जो पीरियड था कब से कब तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज हुआ, तो 1946 से 1959 तक। ये बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे, इनको कूलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा AC वगैरह लगाने पड़ते थे। सेकेंड जनरेशन ठंडा मतलब रखना पड़ता था। सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था उसका पीरियड था 1959 से 1965, और इसमें ट्रांजिस्टर यूज होते थे। और जो थर्ड जनरेशन था उसका पीरियड था 1965 से 71, और इसमें IC यूज होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था उसमें VLSI यानी माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था, और इसका पीरियड था 1971 से 1980। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI का पूरा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन था उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाला माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, और इसका पीरियड 1980 से अभी तक, ठीक है ना, यही अभी चल रहा है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं कि प्रोग्राम स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज कैंट बी इरेज्ड। यानी इनमें से कौन सा मेमोरी में जो प्रोग्राम स्टोर रहता है तो उसे इरेज नहीं कर सकते, मतलब उसे डिलीट नहीं कर सकते, ठीक ना। तो रैम को तो आपको पता ही है कि वो बार बार रिफ्रेश होते रहता है, कुछ भी चीज़ आप उस पर रखें जैसे ही पावर जाएगी वो ख़त्म हो जाएगी, तो रैम तो होगा नहीं। रोम है, केस मेमोरी है, केस मेमोरी में भी जो डेटा रहती है वो भी डिलीट हो जाती है। वर्चुअल मेमोरी है, रोम हो जाएगा, रोम रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम में जो डेटा रहता है उसे आप इरेज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, केवल उसे रीड कर सकते हो ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
रोम विच स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी इज ए मेमोरी डिवाइस और स्टोरेज मीडियम दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली। यानी इसमें जो भी डाटा आप डाल देते हैं तो परमानेंटली इसमें स्टोर रहता है। इट इज ऑल्सो ए स्टोरेज मीडियम ऑफ द प्राइमरी मेमोरी यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर अलॉन्ग विथ रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है उसके अंतर्गत रैम एंड रोम आते हैं। जो रैम है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। तो रैम है वो वोलेटाइल होता है क्योंकि इसमें जैसे ही बिजली जाती है, पावर कट ऑफ होता है तो इसमें जो भी डेटा आती है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन रोम में ऐसा बात नहीं है। इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी एज वी कैन रीड द प्रोग्राम एंड डेटा स्टोर्ड ऑन बट कैन नॉट राइट ऑन इट। इसीलिए जो रोम है वो रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू रीडिंग वर्ड्स दैट आर परमानेंटली स्टोर्ड विद इन द यूनिट। जैसा कि आपको बताया, रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम कैसा है? नॉन वोलेटाइल, क्योंकि इसमें पावर कट होने के बाद भी डेटा इसमें रहती है, जाती नहीं है। इट्स कंटेंट्स आर रिटेन्ड इवन आफ्टर द पावर इज स्विच्ड ऑफ। जैसा कि आपको बताया, रोम स्टोर्स द प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू इनिशियली बूट द कंप्यूटर, इट ओनली अलाउज फॉर रीडिंग। बूटिंग के लिए जो प्रोग्राम रिक्वायर्ड होता है वो कहाँ स्टोर रहता है? रोम में ही स्टोर रहता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो मेमोरी है उसमें कैसे बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और केस मेमोरी। जो केस मेमोरी है वो सबसे फास्ट होता है और फिर उसके बाद प्राइमरी मेमोरी होगा, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आपके आ जाएंगे रैम है, रोम। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो दो तरह का होता है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। ठीक है, डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए स्लो भी होती है। और जो रोम है, तो रोम भी अलग अलग तरह का होता है। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसी तरह सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD, DVD और आपका जो पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जैसे कि पूछ देगा कि रैम है वो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत। ठीक है, पैराग्राफ है, ड्राइंग एंड एडिटिंग रिलेटेड कमांड्स अपीयर अंडर 21 मेन्यू के अंतर्गत आते हैं MS पावर पॉइंट 2016 में। पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग रिलेटेड टूल्स, तो ये आप देख सकते हैं कि होम मेन्यू के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ही आपको अच्छी MS पावर पॉइंट का है, तो पावर पॉइंट का है, यह मैंने गलत लगा दिया है, लेकिन होम मेन्यू के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, आपका कौन कौन सा आ गया? पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग रिलेटेड टूल। और ये सभी में लगभग सेम ही होते हैं, वर्ड में भी सेम ही होते हैं, पावर पॉइंट में भी सेम ही होते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं पैराग्राफ वाला टूल्स यही है, एडिटिंग वाला भी इसमें भी यही है, और MS पावर पॉइंट में भी ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो आप MS पावर पॉइंट खोल के देख लेना। यहाँ मैं गलती से MS वर्ड का लगा दिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कीज ओपन सेव एज ए डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड 2007। 2007 का MS वर्ड है वर्जन, MS वर्ड 2007। तो उसमें सेव एज ए डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा फंक्शन की दबाते हैं? तो F12 हो जाएगा दोस्तों। F12 दबाएंगे तो आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स खोल जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आप कोई फाइल सेव कर लिए हैं, आपके कंप्यूटर में है, उसको दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो F12 प्रेस करते हैं, तो वहाँ पर उसको नाम चेंज करने का भी ऑप्शन आ जाता है, और लोकेशन चेंज करने का भी, किसी दूसरे लोकेशन पर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी। तो इसका आंसर F12 हो जाएगा। तो जो F12 की है, द कीवर्ड शॉर्टकट F12 शॉर्टकट की है, इज यूज टू हेल्प द यूजर टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड 2007। F5 का यूज क्या होता है? द कीवर्ड F5 शॉर्टकट है यूज टू हेल्प द यूजर टू रिफ्रेश द पेज को बार बार रिफ्रेश करना है तो उसके लिए F5 प्रेस करते हैं। F10 शॉर्टकट की यूज टू हेल्प द यूजर टू ओपन द की टिप्स। ठीक है, F1 हेल्प के लिए यूज होता है, F1। ठीक है, F2 द कीवर्ड है, शॉर्टकट की यूज टू हेल्प द यूजर टू सेव द ओपन फाइल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट यानी टेबल बनाने की यूज होता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी लेटर ऐसे इस टाइप से कुछ स्टोरी लिखने इस टाइप से यूज होता है। द फाइल एक्सटेंशन यूज इन MS वर्ड इज DOC एंड docx। तो DOC कब यूज होता है? तो 2007 तक का जो MS वर्ड है
उसमें 2007 तक का उसमें DOC फाइल एक्सटेंशन लगता है MS वर्ड में, और जो बाकी है 2007 के बाद वाला उसमें DOC X लगता है। उसी तरह से पावर पॉइंट में PPT लगेगा 2007 तक, और बाद में PPT X। उसी तरह से जो आपका है MS Excel उसमें XLS लगेगा, और 2007 के बाद वाला में XLS X। ठीक है, तो फाइल एक्सटेंशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाई ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर द्वारा इनमें से कौन सा लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर समझ लेगा। जैसे पहला है लो लेवल लैंग्वेज, अगला है मीडियम लेवल लैंग्वेज, तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, और चौथा ऑब्जेक्ट लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज जिसे मशीन लैंग्वेज है वो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है। मशीन लैंग्वेज यानी 0-1 के फॉर्म में जो लिखा जाता है उसे ही मशीन लैंग्वेज बोला जाता है। और जो हम लोग जैसे सी प्रोग्रामिंग, जावा, C++, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। कंप्यूटर्स कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज विच इज़ द लोवेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, द कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज विदाउट द एड ऑफ ट्रांसलेशन, यानी इसमें लिए ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी मशीन लैंग्वेज में है, 0-1 में है, तो इसमें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल जैसे C, जावा, इस सब में हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए पड़ती है, या तो असेंबलर से करेंगे या फिर आपका इंटरप्रेटर के द्वारा। An user-oriented high-level language is one that has been created to make it simple for a programmer to translate an algorithm into computer code। तो हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंतर्गत उसका एग्जांपल कौन कौन हो जाएगा, जैसे पाइथन हो जाएगा, C++, जावा, इस टाइप से जो लैंग्वेज हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड इनटू क्लोज एंड ओपन वर्कबुक। कोई वर्कबुक आपने MS Excel का, जैसे कि MS Excel में जो भी फाइल होते हैं उसे वर्कबुक बोल देते हैं। एक वर्कबुक के अंतर्गत 3 बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड होते हैं, सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट सीट होते हैं। स्लाइड तो पावर पॉइंट में होता है, तो यहाँ सीट बोलते हैं। तो 3 सीट होते हैं। अब और एक्स्ट्रा सीट आप ऐड करना चाहते थे एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं, या किसी सीट को डिलीट करना चाहते थे डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो MS Excel है 365 उसके अंतर्गत ओपन जो वर्कबुक है उसे बंद करना है, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे, तो Ctrl+W यूज करेंगे। Ctrl+X से तो कट होती है, Ctrl+L से लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, Ctrl+C से कॉपी होती है, तो Ctrl+W सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर Ctrl+N का यूज होता है शॉर्टकट की का, तो क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, Ctrl+Open का ओपन एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, Ctrl+A सेव के लिए, Ctrl+W क्लोज के लिए, Ctrl+G अंडू, Ctrl+Y रीडू। अंडू का मतलब होता है कि आपने कोई काम कर लिया है फिर से चाहते हैं उसमें किया है और उसमें कुछ एडिटिंग कर दिया, अगर चाहते हैं कि एडिटिंग जो किए हैं वो हट जाए फिर से पहले जैसा हो जाए, तो Ctrl+Z प्रेस करते हैं तो वो हट जाता है, अंडू हो जाता है। अगर चाहते हैं कि फिर से जो एडिटिंग के लिए फिर से आ जाए तो Ctrl+Y कर दें तो रीडू हो जाता है, फिर से वो हो जाता है एडिटिंग। तो Alt+Ctrl+S का यूज होता है स्प्लिट ए विंडो और रिमूव द स्प्लिट व्यू, स्प्लिट करेंगे या जो स्प्लिट हुआ उसे हटाने के लिए। उसी तरह से Ctrl+Alt+V का प्रिंट लेआउट व्यू के लिए। ठीक है, उसी तरह से Ctrl+F2 का यूज होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए, यानी कोई डॉक्यूमेंट बना लिए हैं MS वर्ड में या एक्सेल में और प्रिंट करने से पहले देखना चाहते हैं कि कैसा वो प्रिंट होगा, क्योंकि प्रिंट कर लेंगे तो पेज वेस्ट होगा, तो प्रिंट करने से पहले उसको देख लेंगे कि कैसा प्रिंट आएगा। तो उसके लिए Ctrl+F2 प्रेस करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है, यानी प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा वो उसमें दिखने लगता है। ठीक है ना, F1 से ओपन द हेल्प पेन, हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, हेल्प। ठीक है, F12 से ओपन द सेव एज। ठीक है, Ctrl+V से पेस्ट के लिए, Ctrl+X कट, Ctrl+C कॉपी करने के लिए। अगला है लिनक्स इज ए टाइप ऑफ, तो लिनक्स कैसा है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स, ठीक है ना, तो लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जैसे कि आपका है MS विंडो, तो MS विंडो तो आपका पेड है, वो पता ही है कि पेड होता है, पायरेटेड वर्जन भी लोग यूज करते हैं, लेकिन ये पेड और ऐसे है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर वायरस। तो इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि क्रीपर, कोरवेड, लव यू,
ये जो भी है इज नॉट ए कंप्यूटर वायरस। तो आई लव यू भी है, मेलिसा भी है, क्रीपर भी है, जो कोर रीड है यह कंप्यूटर वायरस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर वायरस हैं उस सभी का आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। जो कोर रेड है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, कोर रेड नहीं है। बाकी क्रीपर है, आई लव यू है और मेलिसा है, ये सभी आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर ही देख सकते हैं कोर रेड इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की यूज इन एक्सेल टू डिस्प्ले और हाइड एट द रिबन। जो रिबन होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए या हाइड करने के लिए कौन सा फंक्शन की यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F1। तो रिबन किसको बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने MS वर्ड खोल के रखा है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाली यहाँ से ऊपर वाला ये वाला पोर्शन, इसे ही रिबन बोलते हैं। तो इसे अगर चाहते हैं कि ये हट जाए तो कंट्रोल प्लस F1 पर प्रेस कर दीजिए। अगर फिर से चाहते हैं कि फिर से ये आ जाए तो कंट्रोल प्लस F1 फिर से प्रेस कर दीजिए तो आ जाएगा। हटाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि जो आपका जो रीडिंग वाला एरिया है ये बढ़ जाए, ठीक है ना। आपका पेज बड़ा दिखेगा, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा या टाइपिंग करने में अच्छा लगेगा। अगर आप फिर से अगर चाहते हैं कि जो एडिटिंग टूल्स है जैसे फॉर्मेटिंग टूल्स है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वगैरह वगैरह, तो ये सब फिर से लाना चाहते हैं तो फिर से कंट्रोल प्लस F1 प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज V फॉर VDSL इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, यानी VDSL है तो इसके फुल फॉर्म में V का क्या मतलब होता है, तो इसका वेरी हाई स्पीड लैंग्वेज होता है V का। तो MICR स्कैनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MICR का फुल फॉर्म पहले बताते हैं कि क्या होता है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और इसका यूज क्या होता है, MICR का जो चेक वगैरह बैंक पे रीड करते हैं तो इसी के द्वारा रीड किया जाता है। तो यह एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो अब जितने भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है वो सभी आपको बताते हैं, क्योंकि एग्जांपल पूछ लिया जाता है कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो पहले आउटपुट डिवाइस देख सकते हैं कि मॉनिटर है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जिससे कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन बाहर आती है। तो मॉनिटर पर डिस्प्ले होती है तो हम लोग देखते हैं, तो मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रिंटर से प्रिंट होकर आती है तो ये भी आउटपुट डिवाइस होगा। स्पीकर से गाने वगैरह बाहर आते हैं तो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। हेडफोन से भी आवाज़ बाहर आती है तो हम कान से सुनते हैं, ये भी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ब्रेल रीडर जो अंधे लोग रहते हैं उनके लिए यूज होता है, तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्लॉटर को बड़े बड़े नक्शे वगैरह प्रिंट करने के लिए यूज होता है, तो यह भी आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जो इनपुट डिवाइस है उसके अब एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि माउस है, बार कोड रीडर है, जॉय स्टिक है, टच पैनल है, टच पैड है, ठीक है ना। MICR जो अभी बताया, उसके अलावा ट्रैक बॉल है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड तो सबसे ज़्यादा यूज होता है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड एंड माउस। उसके अलावा स्कैनर है। स्कैनर भी आपको देखते हैं कि कोई फोटो स्कैन करके और कंप्यूटर के अंदर डालना है तो उसके लिए यूज होता है। आजकल मोबाइल में बहुत सारे स्कैनर यूज होने लगे, ठीक है। बहुत सारा ऐप आते हैं जिसके द्वारा स्कैन हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक है, इज ए मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। जब हम लोग प्रिंट करवाना होता है किसी बुक के, तो हम लोग जब भी उसका PDF बुक तैयार करते हैं तो इसमें एक गटर मार्जिन छोड़ देते हैं, ताकि उसमें सिलाई जहाँ होगा, क्योंकि गटर मार्जिन नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग को जो टेक्स्ट है जो उसमें टाइप किया हुआ है वो ढक जाएगा ना सिलाई से। तो इसलिए जब भी बाइंडिंग करवाना होता है तो उसलिए गटर मार्जिन छोड़ देते हैं। तो यहाँ गटर मार्जिन ही इसका आंसर हो जाएगा। अब तो गटर मार्जिन क्या होता है, जो भी आप प्रिंट, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका पेज है, जैसे मान लीजिए यही वाला मैंने PDF तैयार किया है, तो यहाँ पर ही इस साइड देख लें, मैंने गटर मार्जिन छोड़ा नहीं है, लेकिन अगर हमको इसको पेज को प्रिंट करवाना रहता तो यहाँ पर मुझे गटर मार्जिन छोड़ना पड़ता, ठीक है। यहाँ पर इस साइड इसके इधर गटर मार्जिन हमको छोड़ना रहता ताकि हम बाइंड करवाएं तो मेरा जो टेक्स्ट है ये सब ढके ना। अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये ढक जाएगा, ठीक ना। तो मैंने छोड़ा है, लेकिन वो गटर मार्जिन नहीं है, वो पेज मार्जिन नॉर्मल होता है, वही मैंने छोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गटर मार्जिन मैंने यहाँ पर जैसे 0 छोड़ा है। जैसे यहाँ पेज सेटअप मैंने किया तो प्रिंट पेज सेटअप, तो यहाँ पर मैंने गटर मार्जिन 0 किया है, क्योंकि मुझे इसे प्रिंट नहीं करवाना है। बाकी टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और बॉटम मार्जिन, राइट मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है, जो नॉर्मल
पेज सेटअप में, वही मैंने छोड़ दिया था। तो 2.54 सेंटीमीटर जो कि लगभग 1 इंच के बराबर होता है, ठीक है। तो ये पेज सेटअप में आप जाके और गटर मार्जिन अगर छोड़ना है कितना सेंटीमीटर तो वो आप छोड़ सकते हैं। और पेज का व्यू, जैसे पेज का ओरिएंटेशन होता है तो मैंने पोर्ट्रेट रखा है। पोर्ट्रेट में जो वर्टिकल होता है वो अलग होती है, और पेज का जैसे आप देख सकते हैं नॉर्मल है, ठीक है। हम गटर मार्जिन आप छोड़ना चाहते थे कि इधर लेफ्ट में साइड में छोड़ना चाहते हैं राइट साइड में। तो बाइंडिंग जो हम लोग नॉर्मली कराते हैं तो लेफ्ट साइड में करवाते हैं, तो लेफ्ट ही जनरली रहता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। द एग्जीक्यूशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रिटेशन। तो इसका जो है कि कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट MS एक्सेल 2021 इज करेक्ट, यानी MS एक्सेल 2021 के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट है यानी सही है, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट ऑप्शन इज अवेलेबल इन द डेटा टैब। स्मार्ट आर्ट ऑप्शन है वो डेटा टैब में रहता है। और दूसरा है कि पेज मार्जिन ऑप्शन अवेलेबल इन द इंसर्ट टैब। द इक्वेशन राइटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन द इंसर्ट टैब। और मैक्रोज ऑप्शन अवेलेबल इन फॉर्मेट टैब। तो जो ऑप्शन सी है, द इक्वेशन राइटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन द इंसर्ट टैब, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ही मैंने आपको दिखा भी दिया है कि जो होम टैब है उसके अंतर्गत तो वो नहीं है। जैसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन किस टैब के अंतर्गत आता है, तो पहले आप देख लीजिए कि जो फॉर्मेट प्रिंट है वो होम टैब के अंतर्गत आएगा। उसी तरह से वर्ड रैप है, ये बहुत यूज होता है। और मर्ज सेंटर, ये भी होम टैब के अंतर्गत आता है। उसी तरह से अब आप देखते हैं कि जो आपका इंसर्ट है, तो इंसर्ट के अंतर्गत ही आप देख सकते हैं कि आपका क्या क्या था। कवर पेज, ब्लैंक पेज, अगर पेज वगैरह इंसर्ट करना है, पिक्चर, शेप वगैरह इंसर्ट करना है, और यहाँ पे हेडर फुटर वगैरह करना है। उससे इक्वेशन वाला यहाँ पर था, तो इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं आप इंसर्ट टैब के अंतर्गत से, ठीक है। तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल फॉर एनी कैरेक्टर इन MS वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा 1638। ऐसे तो आप ड्रॉप डाउन मेनू में आप देखेंगे तो मिनिमम 8 रहता है, मैक्सिमम 72 रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट 11 रहता है, लेकिन उसमें 1638 मैक्सिमम आप डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है जिसमें मैंने डालने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 डालने की कोशिश कर रहा था, देख रहे थे कि 2000 फॉन्ट साइज होता है नहीं। तो यहाँ पर एक मैसेज आ गया कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। कहने का मतलब है कि मिनिमम फॉन्ट साइज 1 हो सकता है एंड मैक्सिमम 1638 हो सकता है, ठीक ना। जो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर ऑप्शन है कि इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा। तो यहाँ पर पहला है कि ऑल ऑफ द अबव, दूसरा है सिक्वेंशियल सक्सेस एक्सेस, तीसरा है रैंडम एक्सेस, और चौथा क्विक एक्सेस। तो यहाँ रैंडम एक्सेस है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिक्वेस्ट, द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा, जो डाटा को डायरेक्ट एक्सेस किए हैं करना चाहते हैं, उसको डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको रैंडम एक्सेस करना होगा। क्योंकि सिक्वेंशियल एक्सेस करेंगे, जैसे कि पहले टेप वगैरह में होता था, तो गाना आप चाहते हैं कि बीच में कहीं से डायरेक्ट बजे, तो वहाँ से नहीं बजना पॉसिबल था, क्योंकि वो सिक्वेंशियल एक्सेस होता था, ठीक है। लेकिन जैसे अभी मूवी भी देखते हैं तो कहीं भी आप देखना चाहते हो तो वहाँ लेच के डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा गाना, मूवी वगैरह, तो वो रैंडम एक्सेस होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इसी तरह का वीडियो कंप्यूटर जीके से संबंधित एंड गवर्नमेंट जॉब के सर्विस रूल से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।